नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन लीव रूल्स एज पर 7 पे कमीशन। These questions are very much important for the post of principal, vice principal in EMRS, NCT conducted by UPSC, KVS, NVS and other departmental examinations। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 201। विच लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। किस अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। कौन सा अवकाश होता है, कौन से टाइप की लीव होती है जिसको दूसरे लीव के साथ में जोड़ करके एक साथ में नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन देख लेते हैं। ए अर्न लीव, बी मैटरनिटी लीव, सी स्पेशल कैजुअल लीव, डी कैजुअल लीव। करेक्ट ऑप्शन इज डी कैजुअल लीव। कैजुअल लीव को किसी अन्य लीव के साथ में जोड़ करके नहीं लिया जा सकता। बाकी सारी लीव हैं उनको एक दूसरे के साथ में जोड़ करके लिया जा सकता है। तो यहां पर आपको कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कैजुअल लीव है वो कौन सी लीव के साथ में कंबाइंड की जा सकती है। आप कमेंट करिए जल्दी से। सही उत्तर हो रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 202। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट टू लीव। छुट्टी के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन ए लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज ऑफ राइट। बी लीव may be refused or revoked by the competent authority when exigencies of services so require. C. A competent authority cannot alter the kind of leave applied for by a government servant. And D. All the above. करेक्ट आंसर इज डी ऑल दी अबव। सभी सेंटेंस हैं वो सही हो जाते हैं। सबसे पहला देखते हैं ए लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट एज ऑफ राइट। कोई भी अधिकारी है, कोई भी कर्मचारी है, वो छुट्टी को अधिकार के रूप में क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा है लीव में बी रिफ्यूज्ड और रिवोक्ड बाई द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी व्हेन एक्सीजेंसीज ऑफ सर्विस सो रिक्वायर। मतलब कि कोई भी अधिकारी है वो आपकी छुट्टियों को छुट्टी देने से मना कर सकता है, या छुट्टियां पूरी होने से पहले रिवोक किया जा सकता है, वापिस बुला सकता है, क्योंकि आपकी सेवा की जरूरत पड़ जाती है तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो वापिस बुला सकती है। और तीसरा है सी ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन नॉट एल्टर द काइंड ऑफ लीव अप्लाइड फॉर बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट। मतलब कि कोई भी कर्मचारी है वो जिस प्रकार की लीव लेता है वो खुद उसको चेंज कर सकता है। अधिकारी नहीं बदलता कि अगर वो सीएल गया है तो ईएल में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो सारे पॉइंट हैं वो सही हो जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 203। द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस लीव ऑफ एनी काइंड विच कैन बी अलाउड टू ए परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट। स्थायी सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार के निरंतर अवकाश की अधिकतम अवधि जो अनुज्ञात की जा सकती है, दी जा सकती है, वो कितनी है। ऑप्शन ए 2 years, बी 90 days, सी 5 years, डी 365 days। करेक्ट ऑप्शन इज सी 5 years। 5 साल से अधिक किसी भी कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जा सकती है। मतलब मैक्सिमम लिमिट है, कोई भी कर्मचारी है, परमानेंट एम्प्लॉय है, उसको 5 साल की अधिकतम छुट्टी है वो दी जा सकती है। सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 204। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर व्हाइल ऑन लीव एक्सेप्ट इन द केस ऑफ सर्विस एज ए एन। एक सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर रहते हुए कहीं और रोजगार स्वीकार नहीं कर सकता सिवाय सेवा के मामले में। एक रूप में कौन से मामले में रोजगार प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन ए एग्जामिनर, बी अकाउंटेंट, सी मेडिकल प्रैक्टिशनर, डी लीगल प्रैक्टिशनर। करेक्ट ऑप्शन इज ए एग्जामिनर। एग्जामिनर है वो ले सकता है, बाकी कोई भी कर्मचारी है लीव पीरियड में किसी भी प्रकार का रोजगार ग्रहण नहीं कर सकता। सही उत्तर हो रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 205। लीव अकाउंट ऑफ ए गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट सेल बी मेंटेन्ड बाई। राजपत्रित सरकारी सेवक का अवकाश लेखा निम्न द्वारा रखा जाएगा। कौन रखेगा अगर वो गजेटेड ऑफिसर है तो। ऑप्शन ए ऑडिट ऑफिसर, बी हिमसेल्फ, सी पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, डी हेड ऑफ ऑफिस। करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर है वो गजेटेड ऑफिसर के लीव अकाउंट को मेंटेन करेगा। सही उत्तर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 206, नो लीव शैल बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही इज, एक सरकारी सेवक को कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी यदि वह, कौन सी परिस्थिति में छुट्टी नहीं दी जा सकती? ऑप्शंस आर ए ऑन लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, बी अंडर सस्पेंशन, सी टू वर्क एज एन एग्जामिनर, डी टू विजिट अब्रॉड विद प्रॉपर परमिशन। करेक्ट ऑप्शन इज बी, अंडर सस्पेंशन। सस्पेंशन पीरियड में किसी भी प्रकार की लीव है वो नहीं दी जा सकती है। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 207, which of the below mentioned institutions may also be accepted for the grant of medical certificate for the purpose of grant of commuted leave? कम्यूटेड लीव देने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस संस्थान को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए भी स्वीकार किया जा सकता है? कौन कौन से संस्थान है जो कम्यूटेड लीव के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट उनका वैलिड होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए एम्स न्यू दिल्ली, बी पीजीआईएम चंडीगढ़, जेआईपीएमईआर जिपमेर पौंडीचेरी, डी ऑल दी अबो। करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल दी अबो। एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, जिपमेर पौंडीचेरी सभी के प्रमाण पत्र हैं वो कम्यूटेड लीव के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट के रूप में काम आ सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी। Question number 208. A gazetted government servant who is a CGHS beneficiary is required to submit a medical certificate for grant of leave on medical grounds issued by A. एक राजपत्रित सरकारी कर्मचारी जो एक सीजीएचएस लाभार्थी है को चिकित्सा आधार पर छुट्टी देने के लिए एक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। किसका चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अगर वो गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है? तो ऑप्शन ए आरएमपी, बी एएमए, सी डॉक्टर इन ए सीजीएचएस डिस्पेंसरी, डी डॉक्टर वर्किंग इन ए प्राइवेट नर्सिंग होम। करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर वो सीजीएचएस का बेनिफिशियरी है तो सीजीएचएस डिस्पेंसरी का डॉक्टर है वो सर्टिफिकेट देगा और उसके आधार पर उसको लीव मिल सकती है। सही उत्तर हो जाएगा सी। Question number 209. Any claim to the leave at credit of a government servant who is dismissed, removed or who resigns, सीजेज यहां पर आ जाएगा। उसके जितने भी अकाउंट में अगर वो डिसमिस्ड होता है, रिमूव होता है, रिजाइन होता है तो लीव अकाउंट में क्रेडिट है वो सीज हो जाएगा, वहीं पर रुक जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा बी। Next question 210. The leave sanctioning authority can waive the production of medical certificate in case of an application for leave on medical grounds if the period of leave applied for is less than। अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी चिकित्सा आधार पर छुट्टी के लिए आवेदन करने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से छूट दे सकता है यदि आवेदित अवकाश की अवधि निम्न से कम है। कितने दिनों से कम होने पर मेडिकल सर्टिफिकेट से छूट दी जा सकती है? ऑप्शन ए 7 डेज, बी 3 डेज, सी 10 डेज, डी 30 डेज। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 211. मेंशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ लीव दैट कैन बी सैंक्शनड बाय द मेडिकल अथॉरिटी इफ ही इज अनेबल टू से विद सर्टेनिटी दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल नेवर अगेन बी फिट फॉर सर्विस। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकने वाली अधिकतम महीनों की छुट्टी का उल्लेख करें यदि वह निश्चित रूप से यह कहने में असमर्थ है कि सरकारी कर्मचारी फिर से कभी सेवा के लिए फिट नहीं होगा। ऑप्शन ए 1 मंथ, बी 6 मंथ्स, सी 8 मंथ्स, डी 12 मंथ्स। करेक्ट ऑप्शन इज डी 12 मंथ्स। 12 महीने तक की छुट्टियों के लिए परमिशन दी जा सकती है जबकि डॉक्टर हैं ये बता रहे हैं कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा तो अधिकतम अवधि है वो हो जाएगी 12 मंथ्स। करेक्ट होगा डी। क्वेश्चन नंबर 212. अंडर व्हाट ग्राउंड्स प्रीफिक्स ऑब्लिक सफिक्स ऑफ हॉलीडेज टू लीव आर अलाउड ऑटोमेटिकली? किन आधारों पर अवकाश के पूर्व सर्ग ऑब्लिक प्रत्यय की स्वतः अनुमति दी जा सकती है? कौन सा ग्राउंड है जहां पर हॉलीडेज है वो प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में आ सकते हैं? ऑप्शन ए ऑन प्राइवेट ग्राउंड्स, बी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, सी बोथ प्राइवेट एंड मेडिकल ग्राउंड्स, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑन प्राइवेट ग्राउंड्स। प्राइवेट ग्राउंड पर अगर लीव ली है तो वहां पर हॉलीडेज हैं वो प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में लगाए जा सकते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए।
Next question 213. Indicate the rule for regularization of unauthorized absence. अनाधिकृत अनुपस्थिति के नियमितीकरण के नियम को इंगित करे। कौन सा नियम है जहां पर अनऑथराइज एब्सेंस है तो उसको रेगुलराइजेशन किया जा सकता है? ऑप्शन ए रूल 22, बी रूल 23, सी रूल 24, डी रूल 25। करेक्ट ऑप्शन इज डी, रूल 25। रूल 25 के तहत अगर अनऑथराइज्ड एब्सेंस है तो उसको रेगुलराइज्ड किया जा सकता है, मतलब उसको किसी भी काइंड की लीव दे करके और एब्सेंस पीरियड को रेगुलराइज किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 214. Absence by a government servant after expiry of leave shall be debited to his leave account as dash to the extent such leave is due. सरकारी कर्मचारी द्वारा छुट्टी की समाप्ति के बाद अनुपस्थिति को उसके अवकाश खाते में उस सीमा तक डैश के रूप में डेबिट किया जाएगा जिस सीमा तक ऐसी छुट्टी दे है। ऑप्शन ए अर्न लीव, बी हाफ पे लीव, सी लीव नॉट ड्यू, डी नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन इज बी हाफ पे लीव। हाफ पे लीव है वो उतनी दी जाएगी जहां वो डेबिटेबल होगी, मतलब कि एचपीएल जितने उसके खाते में है उसको एब्सेंस पीरियड के साथ में काट करके और रेगुलराइज किया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा बी। Next question 215. How many days of earned leave is credited in advance for each half year to an employee who joins duty on 1st January? 1 जनवरी को ड्यूटी पर आने वाले कर्मचारी को प्रत्येक छमाही के लिए कितने दिनों का अर्जित अवकाश अग्रिम रूप से जमा किया जाता है? ऑप्शंस आर ए 15 डेज, बी 30 डेज, सी 45 डेज, डी 60 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज ए 15 डेज। 15 दिनों का उसको एडवांस है वो ईएल के रूप में क्रेडिट हो जाएगा 1 जनवरी को या 1 जुलाई को। तो इस तरीके से 1 जनवरी और 1 जुलाई को एडवांस क्रेडिट किया जाता है ईएल के रूप में अगर उसने ज्वाइन किया है 1 जनवरी को। और जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए, अगर 2 जनवरी को वो ज्वाइन करता है तो कितनी 1 जनवरी को ईएल है वो क्रेडिट की जाएंगी। जल्दी से आपका कमेंट आ जाना चाहिए। Question number 216. A government servant who had reached a maximum of 300 days on 1st January had availed earned leave for 8 days during August. How many days of earned leave will be shown in his लीव अकाउंट एज ऑन 31 दिसंबर? एक सरकारी कर्मचारी जो 1 जनवरी को अधिकतम 300 दिनों तक पहुंच गया था ने अगस्त के दौरान 8 दिनों के लिए अर्जित अवकाश का लाभ उठाया था। 31 दिसंबर को उसके अवकाश खाते में कितने दिनों का अर्जित अवकाश दिखाया जाएगा? ऑप्शन ए 300 डेज, बी 300 प्लस 15 डेज, सी 300 प्लस 7 डेज, डी 292 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज सी 300 प्लस 7 डेज। सही उत्तर हुआ यहाँ पर सी। मतलब कि 300 उसके खाते में है और अगस्त में ले रहा है तो 1 जुलाई को उसके खाते में क्रेडिट हो गई थी 15 डेज। 1 जुलाई को 15 डेज क्रेडिट हो गई थी और उनमें से 8 दिन की उसने अगस्त में छुट्टियां ले ली तो 7 उसके अकाउंट में बची रह जाएंगी। इस तरीके से 31 दिसंबर में उसके खाते में रहेंगी 307 डेज लीव। Next question 217. A government servant on the date of retirement on superannuation had a maximum number of 300 days of earned leave. During his service, he had availed 60 days of encashment of earned leave while availing LTC. How many days will be eligible for encashment of earned leave on the date of his retirement? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवानिवृत्ति की तिथि पर एक सरकारी कर्मचारी के पास अधिकतम 300 दिनों का अर्जित अवकाश था। अपनी सेवा के दौरान उन्होंने एलटीसी का लाभ उठाते हुए अर्जित अवकाश के 60 दिनों का नकदीकरण का लाभ उठाया था। वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख को कितने दिनों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होगा? ऑप्शंस आर ए 290 डेज, बी 300 डेज, सी 300 प्लस 15 डेज, डी 240 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज बी 300 डेज। आपको पता है कि 300 दिनों की अधिकतम एनकेसमेंट है वो रिटायरमेंट के टाइम पर कर सकता है और साथ में ही एंटायर सर्विस में 60 डेज की ईएल है वो एनकेस करवा सकता है एलटीसी के रूप में। तो एलटीसी के लिए उसकी एलिजिबिलिटी अलग थी, उसने 60 दिनों की
एलटीसी के रूप में एनकेसमेंट करवाया तो रिमेनिंग 300 डेज है वो एनकेस करवा सकता है वो रिटायरमेंट के टाइम पर। तो सही उत्तर हो जाएगा बी। Next question 218. If an employee joins duty on 1st July afternoon, his entitlement to EL during the first half year would be. यदि कोई कर्मचारी 1 जुलाई दोपहर को कार्यभार ग्रहण करता है तो प्रथम छमाही के दौरान ईएल के लिए उसकी पात्रता क्या होगी? ऑप्शन ए 12.5 days, बी 13 days, सी 15 days, डी 30 days। करेक्ट ऑप्शन इज बी 13 days। 13 दिनों की उसको ईएल है वो पहली उसकी जो सर्विस की छमाई हो रही है तो वहां पर मिलेंगे। सही उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 219। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्स ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑन 16th July forenoon, हाउ मेनी डेज ऑफ अर्न लीव विल ही बी एंटाइटल्ड टू ड्यूरिंग द हाफ ईयर? यदि कोई सरकारी कर्मचारी 16 जुलाई को पूर्वांश स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होता है तो वह आधे वर्ष के दौरान कितने दिनों के अर्जित अवकाश का हकदार होगा? ऑप्शन ए 2.5 days, बी 3 days, सी 15 days, डी नील। करेक्ट ऑप्शन इज डी नील। जब उसने 16 जुलाई को रिटायरमेंट ले लिया है तो अगले हाफ ईयर के लिए उसको कोई भी ईएल एंटाइटलमेंट नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा डी। और T20 का लास्ट क्वेश्चन है 220। विच ऑफ द बिलो सेंटेंसेज आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रूल 10 ऑफ सीसीएस लीव रूल्स? तो सेंटेंस देख लीजिए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट में कम्यूट वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर विद इन 30 days आफ्टर ज्वाइनिंग हिज ड्यूटी। Second, the leave sanctioning authority which granted him leave may consider the commutation of leave. Third, adjustment of leave salary due to such commutation of one kind of leave into another shall be on the leave finally granted to him. Fourth, a government servant has the right to claim such commutation. तो इनमें से सही सेंटेंस कौन से हैं वो हमें पता लगाने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑल दी अबव, बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, सी सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन इज बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ए गवर्नमेंट सर्वेंट में कम्यूट वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर विद इन 30 days आफ्टर ज्वाइनिंग हिज ड्यूटी। मतलब कि कोई भी कर्मचारी 30 दिनों के अंदर अपनी एक प्रकार की लीव है वो दूसरे प्रकार में बदल सकता है। ये भी सही है। सेकेंड, द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी विच ग्रांटेड हिम लीव में कंसीडर द कम्यूटेशन ऑफ लीव। कोई भी लीव देने के लिए जो सक्षम प्राधिकारी है वो कम्यूट कर सकता है, कम्यूटेशन करवा सकता है, मतलब बदलाव के लिए अनुमति दे सकता है। और थर्ड है एडजस्टमेंट ऑफ लीव सैलरी ड्यू टू सच कम्यूटेशन ऑफ वन काइंड ऑफ लीव इनटू अनदर शैल बी ऑन द लीव फाइनली ग्रांटेड टू हिम। तो इसके आधार पर तीनों ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने T20 के 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन EMRS एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी केवीएस एनबीएस अदर एग्जामिनेशंस। आज के क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है नॉलेज मंडली। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।